जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आज हम बात करने वाले हैं जो कला वर्ग प्रथम वर्ष है उसके हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके व्याकरण के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और वो टॉपिक ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये लीजिएगा साथियों, जिसका नाम होता है छंद। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है वो हमारे जुड़ा हुआ है 5 अंक का। ठीक है साथियों, 5 अंक का हमारे आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जानते हैं छंद की परिभाषा क्या होती है। ओके साथियों, छंद की परिभाषा तो देखिए, छंद शास्त्र के नियमानुसार काव्य की वह पद्य रचना जिसमें मात्रा, वर्ण, यति, गति, लघु, गुरु, गण, तुक आदि का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है, उस पद्य रचना को छंद कहते हैं। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। यानी छंद शास्त्र के नियमानुसार काव्य की वह पद्य रचना, या हम कह सकते हैं कि काव्य की वह पद्य रचना जिसमें मात्रा, वर्ण, यति, गति, लघु, गुरु, गण, तुक आदि का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है, उस पद्य रचना को छंद कहते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काव्य के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, 2 भेद होते हैं, एक गद्य और एक पद्य। ठीक है साथियों, गद्य में तो हमारी जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि आते हैं, और जो पद्य वाला पार्ट होता है उसमें अपनी कविता आती हैं। ठीक है साथियों, तो अब कविता वाले जो पार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कविताएं जिनकी शब्द जो योजना है वो उसमें मात्रा, वर्ण, यति, गति, लघु, गुरु आदि का ध्यान रखा जाता है, वही हमारा छंद कहलाता है। वह काव्य रचना ही छंद कहलाती है, छंद से युक्त मानी जाती है। ठीक है साथियों, अब आगे हम बात करते हैं कि छंद की जो उपयोगिता है, छंद की जो उपयोगिता है, ठीक है साथियों, वो क्या है। ओके, छंद की उपयोगिता क्या है या महत्व क्या है काव्य में, आखिर इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, छंद काव्य में अभिव्यक्ति को अनुशासन प्रदान करने के साथ साथ कवि के बड़े से बड़े अर्थ को कम से कम शब्दों में व्यक्त करता है, तथा छंद के माध्यम से काव्य में संगीतात्मकता व लय उत्पन्न होती है। तो साथियों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये प्रश्न बन सकता है कि छंद किसे कहते हैं और छंद की क्या उपयोगिता है या काव्य में क्या महत्व है। तो ये महत्व है। ठीक है साथियों, अब अगला पार्ट हमारा आता है छंद के भेद। तो साथियों, मूल रूप से तो मैं आपको बताऊं, छंद के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। आगे मैं ले चलता हूं आपको। देखिए, पहला भेद होता है हमारा मात्रिक छंद और दूसरा हमारा होता है वर्णिक छंद। ठीक है साथियों, मात्रिक छंद किसे कहेंगे, वह छंद जिसमें मात्राओं की क्या की जाती है, गणना की जाती है, जिसमें मात्राओं की, आगे पूरी हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो वह छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे दोहा छंद, चौपाई छंद इत्यादि। दूसरा हम बात करते हैं वर्णिक छंद की। ठीक है साथियों, तो वह छंद जिसमें वर्णों की गणना की जाती है उसे हम कहते हैं वर्णिक छंद। ठीक है साथियों, जैसे कवित छंद। अब आगे हम बात करते हैं कि वर्णिक जो छंद है उसके भी 2 भेद होते हैं, एक गणबद्ध वर्णिक छंद और एक मुक्तक वर्णिक छंद। ठीक है साथियों, वह वर्णिक छंद जिसमें गण व वर्णों की संख्या निश्चित होती है उसे गणबद्ध वर्णिक छंद कहते हैं साथियों। ठीक है, आगे बात करें वो मुक्तक वर्णिक छंद, मुक्तक यानी स्वतंत्र, यानी वह छंद जिसमें केवल वर्णों की संख्या निर्धारित होती है, गणों की नहीं, उसे मुक्तक वर्णिक छंद कहा जाता है। जैसे गणाक्षरी इसका उदाहरण है, और यदि गणबद्ध वर्णिक की बात करें तो उसका तोटक उदाहरण है। ठीक है साथियों, तो ये इतनी बात हमारी। आगे मैं लेके चलता हूँ अब आप लोगों को। आगे छंद के देखिए 3 मूल, तो वही 2 हमें करने हैं, वर्णिक और मात्रिक, लेकिन अब जो हमारे मात्रिक जो छंद है उसके भी हम कह सकते हैं 3 भेद यहाँ पे, और जो वर्णिक छंद है उसके भी एक तरीके से 3 भेद और होते हैं, या अलग तौर पर हम कह सकते हैं कि छंद के 3 भेद और होते हैं। सम छंद, तो वह छंद जिसके प्रत्येक चरण में मात्रा या वर्णों की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसे सम छंद कहते हैं। ठीक है साथियों, अभी ये चरण का जो मसला है नेक्स्ट आगे जब हम पढ़ेंगे आगे इस वीडियो में तब आपको पूरा मालूम चल जाएगा टोटल। आगे बात करता हूँ दूसरा अर्ध सम। देखो, सम का तो समान, यानी सभी चरणों में, चाहे वो वर्णिक है
या मात्रिक है लेकिन सम श्रेणी का है तो उसके प्रत्येक चरण में, जैसे 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, ठीक है साथियों। तो यदि वर्णिक है या मात्रिक है लेकिन वो सम श्रेणी का है तो प्रत्येक चरण में जो है ना मात्राओं व वर्णों की संख्या क्या होगी, निश्चित होगी। ओके साथियों, आगे हम बात करते हैं अर्धसम। अर्ध का मतलब आधा, तो जिसके 2-2 चरणों में मात्राओं की या वर्णों की संख्या क्या होती है, समान होती है, ठीक है। इसमें भी मुख्यतः आपको बता दूं पहले और तीसरे चरण, दूसरे और चौथे चरण, ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं नंबर 3 विषम छंद। 6 या 6 से अधिक चरणों वाले छंद को विषम छंद कहते हैं, ठीक है साथियों। मूलतः जो छंद है वो साथियों 4 चरणों के पाए जाते हैं लेकिन 6 या 6 से अधिक जो चरणों वाले होते हैं वो विषम श्रेणी के छंद होते हैं, ठीक है साथियों, जैसे छप्पे छंद हमारा। ओके साथियों, आगे देखिए। अब इनके अतिरिक्त और देखिए एक कैटेगरी है छंदों की, 2 भेद और होते हैं इनके अतिरिक्त। एक होता है साधारण छंद। कैसा छंद साथियों, साधारण छंद। जिस छंद में 32 से कम मात्रा, ध्यान रखना है, ये चरण है, मान लीजिए ये 4 चरण है और मान लीजिए ये सम मात्रिक छंद है, हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे, तो इसके प्रत्येक चरण में 32 से कम मात्राएं होनी चाहिए, ठीक है साथियों। और वर्णिक है तो 26 से कम वर्ण होने चाहिए। तो ये जो हमारा छंद है एक तरीके से साधारण श्रेणी का छंद कहलाएगा। ओके साथियों, तो जिस छंद में 32 से कम मात्रा व 26 से कम वर्ण हो वह साधारण श्रेणी का छंद होता है। आगे देखिए नेक्स्ट है दंडक छंद। जिस छंद में 32 से ज़्यादा तो मात्रा हो वह 26 से ज़्यादा वर्ण होते हैं वह दंडक श्रेणी का क्या कहलाता है, छंद कहलाता है। इतनी हमें क्या रखनी है साथियों, बात ध्यान रखनी है। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ। ये छंद की दृष्टि से हमारा बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है साथियों। ये हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि छंद की जो दृष्टि है उससे महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। शुरुआत में वीडियो के मैंने बताया कि छंद के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ओके साथियों, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए मात्राओं व वर्णों की गणना हम किस प्रकार से करेंगे वो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत बारीकी से। तो पहली जो बात है देखिए वो क्या है छंद की दृष्टि से। छंद में मात्राएं हमेशा स्वरों की लगती हैं। जैसा कि साथियों आपको पता है हमारी जो वर्णमाला है उसमें मूलतः 2 तरह के वर्ण पाए जाते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो मात्राएं हमेशा किसकी लगेंगी, स्वरों की मात्राएं लगेंगी। और स्वर आपको मालूम है कि 11 होते हैं, ठीक है, जिसमें 4 जो स्वर होते हैं वो लघु स्वर होते हैं और 7 जो स्वर होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। ओके साथियों, तो लघु स्वरों की 1 मात्रा और दीर्घ स्वरों की 2 मात्रा। 1 मात्रा को खड़ी पाई के माध्यम से और 2 मात्राओं को अवग्रह के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये चयन खड़ी पाई का है और ये अवग्रह का, ठीक है साथियों। यहाँ देखिए लघु स्वरों की, लघु स्वर ये 4 हैं हमारे, ए ई उ री, ठीक है साथियों, इतना आपको मालूम होना चाहिए। इनकी 1 मात्रा तथा गुरु स्वर आ ई उ ए आई ओ औ की 2 मात्रा लगती हैं। 1 मात्रा को खड़ी पाई के द्वारा तथा गुरु स्वरों की 2 मात्रा को अवग्रह के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ओके साथियों, जैसे मैं यहाँ पर अब आपको बताऊँ, यहाँ पे ध्यान देने की बात है हमारे लिए। मान लीजिए हमारे पास ये राम है एक शब्द, और छंद की दृष्टि से मैं आपको से बात करूँ कि इसमें कितनी मात्रा हैं, ये जो शब्द है इसमें कितनी मात्राएं हैं। तो देखिए साथियों ये जो राम है ना इसकी 2 मात्रा हैं और मैं की 1 मात्रा। क्यों? क्योंकि जो र है ना हमारा, ये जो र है इस र में साथियों आ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? आ मिला हुआ है। और आ हमारा कैसा स्वर है? दीर्घ, ठीक है साथियों। तो इस रा की 2 और मैं जो है ना हमारा, इस मैं में ए मिला हुआ है और ए हमारा कैसा स्वर है साथियों? ए हमारा लघु स्वर है, तो इसकी 1 मात्रा। इस तरीके से राम में 3 मात्रा हो गई। आगे चलिए नंबर 2, चंद्र बिंदु से मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी चंद्र बिंदु मान लीजिए ये है, ओके, और ये है, हंसी और हंसी, ठीक है साथियों। तो है में किसकी ध्वनि है? ए की, और ए हमारा कैसा स्वर है? लघु। तो इस है की ए की मात्रा लगेगी, यानी ये जो चंद्र बिंदु है इससे मात्रा के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पे है जो है, यहाँ पे जो अब मैं आपको बताऊं, ये जो हा है
ये रहा। अब इस है में क्या है, आ, और आ कैसा स्वर है, दीर्घ, तो इसकी 2 ही मात्रा लगेंगी। इस चंद्र बिंदु से मात्रा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखिए, यदि हम वर्णिक छंद की बात करें तो उसमें आधे वर्ण की गणना नहीं की जाती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि सत्य शब्द है हमारा, ठीक है, तो इस सत्य शब्द में केवल 2 ही वर्ण गिने जाएंगे, स और ये है हमारा सत्य। अब मान लीजिए वर्णिक छंद है, उसका चरण है और उसमें हम वर्णों की गणना करेंगे। तो अब ये जो शब्द है ना, इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि छंद की दृष्टि से कितने वर्ण हैं, तो इसमें 2 ही वर्ण है, 1 और 2, 1 और 2। ये जो आधा तय है इसकी क्या नहीं होगी, गणना नहीं होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक और मैं ये लीजिए शब्द लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे हमारा है राजस्थान, जैसे राजस्थान है, तो इसमें देखिए साथियों, रा में 2 1, ये जय 2, था और न, ठीक है, लेकिन ये जो आधा है इसकी गणना नहीं होगी वर्ण की। आगे चलिए, आगे हम बात करें तो विसर्ग से पूर्व आने वाले वर्ण की 2 मात्राएं लगती हैं, चाहे फिर उसमें लघु स्वर की मात्रा ही क्यों ना लगी हो, जैसे दुख, ये है हमारा विसर्ग, ठीक है साथियों, ये माने आप, ये विसर्ग है। तो विसर्ग से पूर्व वाले वर्ण की हमेशा 2 मात्राएं लगती हैं, चाहे फिर उस वर्ण में, हम कह सकते हैं कि उस व्यंजन में किसी भी स्वर की मात्रा क्यों ना हो। देखो अब यहाँ पे मैं एक बार कट करता हूँ, ये है हमारा दुख, ठीक है साथियों। तो अब यहाँ द में किसकी ध्वनि है, छोटे ऊ की, यानी ये जो द है ये इससे मिला हुआ है, ठीक है साथियों। और ये हमारा लघु स्वर है, तो लघु स्वर की तो पहले वाले नियम के अनुसार 1 मात्रा लगनी चाहिए थी, लेकिन अब अगला नियम हमारा ये है कि ये जो विसर्ग है ना, विसर्ग से पूर्व वाला वर्ण यदि उसमें लघु स्वर की ध्वनि है तो भी इसकी अब कितनी मात्रा लगेंगी, 2 मात्रा। और यदि इसमें हम बात करें यहाँ पर कि इसमें ये मतलब कि दीर्घ स्वर युक्त होता तो फिर 2 ही मात्रा लगनी थी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो नियम फॉलो करेगा, इधर जो है लघु स्वर की ध्वनि निहित हो। और आगे हम बात करते हैं, संयुक्त वर्ण से पूर्व वाले वर्ण की हमेशा 2 मात्राएं लगेंगी, संयुक्त वर्ण, जैसे मान लीजिए साथियों ये हमारा सत्य है, ओके। तो अब पहले नियम के अनुसार तो लघु स्वर की 1 मात्रा, तो स में क्या है, ये हमारा स, और स में क्या है, ए, तो ए लघु स्वर है तो इसकी 1 मात्रा लगनी चाहिए थी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए नियम अगला क्या है, ये जो नियम कह रहा है वो ये है कि संयुक्त वर्ण से पूर्व वाले वर्ण की, अब यहाँ पे ये जो तय और ये आपस में क्या है, मिले हुए हैं, तो इनसे पूर्व वाला वर्ण कौन सा है, स, ठीक है साथियों। अब ये जो स है ना, इसकी 2 मात्राएं लगेंगी इस नियम के अनुसार, ये बात हमें बिल्कुल क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ओके, ये हमें ध्यान रखना है। और अनुस्वार से युक्त अगला जो नियम है अनुस्वार, ये हमारा अनुस्वार है साथियों। अब जैसे मान लीजिए ये है और ये स, तो अनुस्वार से युक्त वर्ण की 2 मात्राएं लगेंगी। पहले वाले स्वर वाले नियम के अनुसार, तो ये पहला जो नियम है उसके अनुसार तो देखिए साथियों इसकी 1 ही मात्रा, क्योंकि है में क्या है, ए, 1 ही मात्रा लगनी चाहिए, लेकिन इस है के ऊपर क्या है, अनुस्वार, ठीक है। तो अब इसकी कितनी मात्रा लगेंगी, 2 मात्रा, ये ध्यान रखना है। आगे नंबर 7 पे देखिए, यहाँ पे हलंत लगे हुए वर्ण से पूर्व वाले वर्ण की मात्राएं लगेंगी 2, कितनी, 2, जैसे मान लीजिए ये है सत, ठीक है साथियों, ये यहाँ पे क्या है, हलंत चियन है, ठीक है साथियों। तो अब इस हलंत से पूर्व वाले वर्ण की, अब ये मान लीजिए दीर्घ स्वर से युक्त होता, यहाँ मान लीजिए हम एक तरीके से ये माने ये होता है, ये तो इसकी तो स्वतः ही लग रही थी, लेकिन ये जो नियम लागू हो रहा है ये यहाँ पे इस स्थिति में लागू हो रहा है, क्योंकि पहले वाले नियम के अनुसार यहाँ पे स में ए है तो इसकी 1 मात्रा लगनी चाहिए थी, लेकिन ये जो नियम अब यहाँ फॉलो कर रहा है वो ये कर रहा है कि कोई शब्द है और शब्द में मान लीजिए हलंत से युक्त वर्ण है, और हलंत से युक्त जो वर्ण है उससे पूर्व वाला वर्ण लघु स्वर से युक्त है, तो उसकी 1 नहीं बल्कि 2 मात्रा लगेंगी, 2,
ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, ये तो मैंने पहले भी बता दिया कि लघु एक मात्रा लघु मात्रा तथा दो मात्रा गुरु मात्रा कहलाती हैं। ठीक है साथियों, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो थी मात्राओं से संबंधित हमारी चर्चा। आगे जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ना, वो चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा पार्ट है वो है यति। एक यति का पार्ट आएगा। तो यति किसे कहेंगे? तो जब किसी छंद का चरण लंबा हो जाता है तो उसके बीच में या अंत में हमें क्या करना पड़ता है? ठहरना पड़ता है। तो बीच में ठहरेंगे तो अल्प विराम और अंत में पूर्ण विराम। बस इसी को छंद की दृष्टि से ठहरने को क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। ये रहा हमारा। ठीक है साथियों, ये परिभाषा है हमारी पूरी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं। यति वाला जो पार्ट है इसका, कि जब किसी छंद का चरण लंबा हो जाता है, मान लीजिए ये हम कोई लंबी यात्रा करते हैं तो थकान आ जाती है तो हम बीच में ठहरते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो छंद होता है उसके जो चरण होते हैं, वो चरण यदि लंबा होता है तो उसके बीच में यानी मध्य में या फिर अंत में हमें रुकना पड़ता है। और बीच में रुकने के लिए अल्प विराम और अंत में रुकने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो छंद की दृष्टि से हम कहें कि चरण के मध्य में अल्प विराम यानी ठहरना ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यति कहलाता है। ठीक है साथियों, अगला पार्ट है हमारा गति किसे कहेंगे? छंद के पढ़ने की लय को क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। ये पूछ सकता है कि यति गति से आप क्या समझते हैं? तो कोई भी छंद है उसको पढ़ने की जो लय है उसको हम गति कहते हैं। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अगला है हमारा चरण। तो ये देखिए, प्रत्येक छंद में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है साथियों, जिन्हें छंद के नियमानुसार चरण या पद कहा जाता है। ठीक है, तो ये 1 चरण हो गया, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है गण। ठीक है, ये ध्यान रखना है। गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को छंद की दृष्टि से गण कहा जाता है। 3 वर्ण, मान लीजिए वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करेंगे और जिस शब्द में 3 वर्ण होंगे ना वो छंद की दृष्टि से गण कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमारा है ये कमल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गण। ओके साथियों, जैसे मान लीजिए ये हो गया मनीष, तो ये छंद की दृष्टि से क्या कहलाएगा? हमारा गण कहलाएगा। ये ध्यान रखना है। ओके साथियों, अब गण के जो हैं भेद की बात करें हम लोग, तो गण के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। ठीक है, और 8 भेदों को इस सूत्र के माध्यम से समझा जा सकता है। ये माता राज भानस लगा। ठीक है, ये फोर यगण, ये फोर यगण, मैं फोर मगण, तय फोर तगण। ठीक है साथियों, रै फोर रगण। ठीक है साथियों, और जय फोर जगण। ठीक है, भय फोर भगण, नय फोर नगण और सै फोर सगण। तो 4 और 4 ये हमारे क्या हैं? गण हैं। आगे इसके बारे में आप पूरी जानकारी दे रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि गण किसे कहते हैं। ये देखिए, ये हमारा पूरा गण के नाम है। 8 गण होते हैं। इस सूत्र के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ये 8 गण हैं हमारे। और इनका ये रूप बनेगा जो गण है। ये तो कंफर्म है कि 3 वर्णों के मेल से जो बना हुआ शब्द है या 3 वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? गण कहते हैं। ठीक है साथियों, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो गण है, यगण अपना रूप इस तरीके से करेगा, यानी यगण में जो 3 वर्ण होंगे ना उसमें पहला जो वर्ण होगा वो लघु स्वर से युक्त होगा और अंतिम जो 2 वर्ण होंगे ना वो दीर्घ स्वर से क्या होंगे? युक्त होंगे साथियों। ठीक है, ये अब मगण जो है ना, वो देखिए मगण जो है ना उसमें जो तीनों वर्ण होंगे ना वो दीर्घ स्वर से युक्त होंगे। तो यहाँ पे देखियो, पा में भी आ है, चा में भी आ की ध्वनि है और ल है उसमें ई, बड़ी ई की ध्वनि, और बड़ी ई हमारा है वो दीर्घ स्वर है साथियों। तो तीनों यहाँ पे इसकी भी 2 मात्रा, इसकी भी 2 मात्रा और इसकी भी 2 मात्रा, तो ये रूप बन रहा है। जैसे अब यहाँ पे हम बात करें रगण की, तो रगण का रूप बनेगा यानी 3 जो वर्णों से युक्त है। इस रगण में जो है पहला जो शब्द होगा वो दीर्घ स्वर से युक्त होगा। दूसरा जो होगा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये हमारा शारदा है। ठीक है साथियों, ये है शारदा। तो अब यहाँ पे देखिए, स में आ है, रे में ए है और दा में आ है। तो ये हमारा क्या हो गया?
ठीक है साथियों, तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो शारदा है इसमें देखिए सा में आ और रे में वो में ए और दा में आ। ठीक है, तो आ की 2, ए की 1 तरीके से, और आ की 2, तो ये रूप बनेगा, ये हमें ध्यान रखना है। ओके साथियों, निश्चय यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। अगली क्लास में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो छंद हैं उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। अब मैं एक बार आपको बैक लेके चलता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपकी सहूलियत के लिए। शुरुआत से ये है हमारा, ले लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट। छंद की परिभाषा, छंद की उपयोगिता, छंद के भेद, आगे ये लीजिए, ले लिया होगा निश्चय ही आप लोगों ने। ओके, ये है आगे, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। ओके, आगे ये ले लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट। वेरी गुड, ये ले लीजिएगा। ये ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 5 नंबर पक्के करने हैं। पूरा पढ़ाने के बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। ओके, ये ले लीजिएगा अंतिम स्क्रीनशॉट। ओके साथियों, बेस्ट ऑफ लक। आप बानसूर पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आगामी जो कक्षा है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।